सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी का DCIAS पे स्वागत करता हूं। आज है 25 जनवरी 2023। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि G20 की अध्यक्षता के तहत भारत में पहली B20 की बैठक कहाँ आयोजित होगी? मुंबई, दिल्ली, गांधीनगर या हैदराबाद? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में G20 अध्यक्षता के तहत भारत की पहली B20 बैठक की आयोजित किया जाएगा। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर। दोस्तों, अगर मैं G20 की बात करूं तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद इसके सम्मेलनों की शुरुआत हुई और अभी आपने देखा कि 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, यानी G20 की। G20 में दुनिया भर के 20 बड़े देश शामिल हैं। अगर मैं उसको महाद्वीप वाइज याद कराने की कोशिश करूं आप सभी को, तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो यहाँ से 2 देश G20 समूह में शामिल हैं। एक तो आपका USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा जो देश है वो है कनाडा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से 2 देश इसमें शामिल है, USA और कनाडा। जबकि अगर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात करूं, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से G20 में भी 2 देश शामिल हैं। एक है ब्राज़ील और एक है अर्जेंटीना। इसके अलावा अगर मैं यूरोप की बात करूं दोस्तों, तो यूरोप में क्या है कि एक तो आपका ब्रिटेन हो गया, एक आपका फ्रांस है, एक जर्मनी, इटली। ये वो 4 देश हैं जो G20 में शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है, EU है, ये भी G20 में शामिल है। अगर मैं एशिया महाद्वीप की बात करूं तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले बात रशिया, चाइना, इंडिया, टर्की जैसे देश G20 समूह में शामिल हैं। और हमने आपको G20 के बारे में बताया कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और 2008 की मंदी के बाद इसकी बैठकें पूरी दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से शुरुआत की गई। मैंने आप सभी को बताया कि G20 की जो पहले B20 की बैठक होगी गांधीनगर में होगी। गांधीनगर आपको पता है गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। गुजरात के राज्य के बारे में आप लोग जानते होंगे। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, जब बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों में विभाजित किया गया। एक तो महाराष्ट्र जो मराठी भाषा के आधार पर बना, एक गुजरात जो गुजराती भाषा के आधार पे। तो 1 मई 1960 को 2 नए राज्य अस्तित्व में आए, गुजरात और महाराष्ट्र। इसलिए 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। अब गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग जानते होंगे, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था। और गुजरात की राजधानी पहले आपको पता गांधीनगर है। गुजरात के विधानसभा में जो सीटों की संख्या साथियों वो है 68, जिसमें से 56 सीटें जीतकर बीजेपी सर्वाधिक बड़ी पार्टी बनी थी, आपको पता होगा। और इसके अलावा अगर साथियों में गुजरात की और अन्य तथ्यों की बात करूं तो गुजरात में, क्षमा चाहता हूं, गुजरात के विधानसभा में 182 सीटें थी, 152 सीटें थी गुजरात के विधानसभा में। गुजरात का जो राजकीय पशु है साथियों वो है एशियाई शेर। आपको सभी को पता होगा कि गुजरात के जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, इसलिए गुजरात ने एशियाई शेरों को अपना राजकीय पशु बनाया है। जबकि राजकीय पक्षी की अगर बात करूँ गुजरात की, तो फ्लेमिंगो जो है वो गुजरात का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा राजकीय वृक्ष जो गुजरात का है वो है बरगद। तो बरगद राजकीय वृक्ष है गुजरात का, फ्लेमिंगो राजकीय पक्षी है, एशियाई शेर राजकीय पशु है, और राजकीय फूल जो है वो गेंदा है, मैरीगोल्ड है, और राजकीय नृत्य है गुजरात का गरबा। तो राजकीय पक्षी फ्लेमिंगो, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय नृत्य गरबा, राजकीय पशु एशियाई शेर, और गुजरात के विधानसभा में 182 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ की खाड़ी आपको पता होगा, कच्छ का रण। तो कच्छ का रण जो गुजरात का है, ये देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं? 18। उस 18 में से जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कच्छ का रण, जो आपको गुजरात में मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो डिब्रू सुखोया है, जो आपको असम में मिलेगा। असम का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो डिब्रू सुखोया राष्ट्रीय उद्यान जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। और इसके अलावा दोस्तों जो ये कच्छ का रण है, ये देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था,
जबकि देश का दूसरा जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था साथियों वो था मन्नार की खाड़ी, जो 21 द्वीपों पे बसा हुआ है। आपको पता है तमिलनाडु के अंदर में आता है, तमिलनाडु राज्य के हिस्से में आता है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी देश का दूसरा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था, जबकि पहला देश का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो था वो कच्छ की रण ही था। इसके अलावा गुजरात में जो आर्द्र भूमि है वो 3 आर्द्र भूमि ऐसी है जो रामसर साइट में दर्ज है। इन 3 भूमियों की अगर बात करूं, ऐसी आर्द्र भूमि जो रामसर साइट में है, तो एक तो है थोल पक्षी अभ्यारण्य साथियों, थोल पक्षी अभ्यारण्य, ये रामसर साइट है गुजरात में। इसके अलावा एक है बढ़वाला तालाब, तो बढ़वाला तालाब जो है ये भी एक रामसर साइट है गुजरात में। और तीसरा जो रामसर साइट है वो हाल ही में घोषित किया गया, जिसका नाम है नल सरोवर। तो टोटल कितने रामसर साइट है गुजरात में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो टोटल 3 रामसर साइट है गुजरात में। थोल पक्षी अभ्यारण्य है, बटवाला तालाब है और नल सरोवर है। रामसर साइट के बारे में बता दें दोस्तों कि दरअसल क्या हुआ था कि 1 फरवरी 1971 को ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर, उस शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए बैठक हुई, जहां से ये प्रणय किया गया कि जो आर्द्र भूमियां हैं हम उनका संरक्षण करेंगे, जो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। फिर आर्द्र भूमियों के पर्यावरण संरक्षण के लिए एक लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन सी आर्द्र भूमि ऐसी है जिसको सुरक्षित करने की ज़रूरत है। उस लिस्ट में जो शामिल होते हैं, उस साइट में जो शामिल होते हैं, उन्हें ही रामसर साइट कहा जाता है। भारत वैसे 2 फरवरी 1971 को रामसर की बैठक हुई थी और भारत 1 फरवरी 1981 एक तरीके से 10 वर्ष के बाद इसमें शामिल हुआ। और इस समय भारत में जो रामसर साइटों की संख्या है वो टोटल है 75। लास्ट में उत्तर प्रदेश के अंदर 9 रामसर साइट जोड़े गए थे हाल ही में, उसके बाद इनकी संख्या बढ़ के 75 हो गई थी। और साथियों गुजरात के अंदर 2 बड़े बांध है, आप जानते होंगे, डैम की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो नाम सुना होगा आपने सरदार सरोवर बांध। तो जो सरदार सरोवर डैम है ये बना हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बांध है गुजरात का वो है उकाई डैम। अगर आपसे सवाल पूछा जाए उकाई डैम किस राज्य में है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। और अगर आपसे पूछा जाए कि उकाई डैम किस नदी पे बना है तो ताप्ती नदी के बना है। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि ताप्ती नदी के किनारे गुजरात का कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है तो उसका आंसर है सूरत। तो उकाई डैम या उकाई परियोजना किस नदी पे चलाई जा रही है? ताप्ती नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत। हमने सरदार सरोवर बांध की बात की जो नर्मदा नदी पे स्थित है और इसी सरदार सरोवर बांध और नर्मदा नदी के तट पे सरदार वल्लभ भाई की पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल और आपसे बार बार पूछा जाता है कि गुजरात की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका सही आंसर माही नदी। गुजरात में स्थित माही नदी एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और गुजरात का जो कच्छ है दोस्तों ये भारत देश का अब तक का सबसे बड़ा जिला है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है गुजरात से संबंधित कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ। पहले लद्दाख हुआ करता था लेकिन अब लद्दाख एक इंडियन टेरिटरी बना दिया, आपको सब पता है। और गुजरात सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य है, 16.60 किलोमीटर सबसे लंबा तटीय राज्य है गुजरात। इसके बारे में आप जान लीजिए। और गुजरात में साथियों एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पहला डायनासोर पार्क बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाया गया है तो गुजरात में बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। और गुजरात में जो अहमदाबाद सिटी है साथियों, इस अहमदाबाद सिटी को यूनेस्को ने सबसे पहली बार अपना विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अब तो कई शहर हो गए, आपको ओरछा भी मिल जाएगा और ग्वालियर भी है। अब बात करते हैं दोस्तों गुजरात के प्रमुख नदियों की। तो गुजरात में जो प्रमुख नदियां हैं, एक तरफ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ माही की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, विंध्याचल श्रेणी से। उसके बाद अगर दूसरी नदी जो प्रमुख नदी है नर्मदा नदी जिसकी मैंने बात की, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तीसरी नदी जो है वो ताप्ती नदी है जो बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से।
और गुजरात के प्रमुख नृत्य जो हैं उनके बारे में जान लीजिए। गरबा गुजरात का राजकीय नृत्य है। इसके अलावा पधार एक नृत्य है गुजरात में, और एक नृत्य है गरबी। गरबा, गरबी, पधार, ये प्रमुख नृत्य हैं गुजरात के। और गुजरात के सूरत में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मिलेगा, जिसे हम बड़ो और इसके अलावा एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको हम कहते हैं एक बड़ोदरा एयरपोर्ट है गुजरात में, और एक है सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ऑप्शन दे दिया गया सूरत, सौराष्ट्र, अहमदाबाद। ऐसे अगर आपको दे दिया जाए, बड़ोदरा दे दिया जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अहमदाबाद में है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के साथियों। गुजरात में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, आपको सभी को पता होगा, जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं, और ये गुजरात का राजकीय पशु है। इसके अलावा एक राजकीय उद्यान है गुजरात में जिसको हम बसंदा के नाम से जानते हैं। एक मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी आपको गुजरात में मिलेगा, और एक है ब्लैक बैक राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चारों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में पाए जाते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। और गुजरात में साथियों एक भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, तो उसका सही आंसर है गुजरात। और ये जो गधा अभ्यारण्य है ये देश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल 500 से प्लस है शायद, तो उन वन्य जीव अभ्यारण्यों में से देश का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है, जो आपको गुजरात में मिलेगा। ये था गुजरात से संबंधित कुछ तथ्य। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साथियों कि म्यूचुअल फंड पर सूचना डेटाबेस किसने जारी किया है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या सेबी, वित्त मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेबी। सेबी के बारे में अगर बात करें साथियों, तो सेबी की स्थापना 1988 में ही हो गई थी, लेकिन बाद में क्या है कि 1992 में सेबी एक्ट लाया गया, जिसके तहत 12 अप्रैल 1992 को इसको पुनर्गठित किया गया। इसलिए 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम में जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो हैं सुश्री माधवीपुरी, एक महिला है, ये सेबी के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाएगा, लड़कियों को समर्पित करने के लिए, अफगान लड़कियों को समर्पित करने का फैसला किसने किया है? जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होगा वो अफगान लड़कियों को समर्पित किया जाएगा। ऐसा फैसला किसने किया है? विश्व बैंक ने किया है, G20 समूह ने किया है, तालिबान सरकार ने किया, यूनेस्को ने। तालिबान तो लड़कियों की शिक्षा पे वैसे रोक लगाती है, तो इट कांट बी हैपन। बात करते हैं ऑप्शन डी, यूनेस्को ने, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को अफगानिस्तान के लड़कियों को या अफगान लड़कियों को समर्पित करने का फैसला किया है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अपना अगला सवाल है कि DGCA यानी भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का अगला महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन होगा? बिमल झा, शिवप्रसाद गोयल, विक्रम देवचंद या अरुण कुमार? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम देवचंद DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक होंगे। प्रेजेंट टाइम में है अरुण कुमार साहब। अरुण कुमार जी अब अपने पद से रिटायर हो रहे हैं, जो 1989 के IAS बैच के अधिकारी हैं, मतलब ये इस पद से हट रहे हैं। अब आएंगे विक्रम देवचंद साहब, जो 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं, और इन्हें नियुक्त किया गया है DGCA का अगला महानिदेशक। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साथियों कि रीड सेटिंग्स ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस कंपनी के CEO थे? एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेटफ्लिक्स के CEO रीड सेटिंग्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बात अगर नेटफ्लिक्स की करें दोस्तों, तो 29 अगस्त 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका मुख्यालय है, एक अमेरिकी कंपनी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? चियारू फिदा, अकाने यामागुची, एन सेंग या PV सिंधु? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरियाई महिला एन सेंग ने अकाने यामागुची को 15-12, 12-16, 21-12 से हराकर
इंडियन ओपन बैडमिंटन एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर बात करें पुरुष खिताब की दोस्तों, तो पुरुष खिताब को जीता है के बीती दर्शन ने। के बीती दर्शन जो थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, माफ़ी चाहते हैं कल हमने गलती से कोरिया बोल दिया था, इसका सही आंसर होगा ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। और के बीती दर्शन ने दोस्तों जो थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने डेनमार्क के एक्सेल लेन को हरा के इंडियन ओपन एकल पुरुष खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत के अगर मैं कुछ नामी बैडमिंटन खिलाड़ियों की बात करूं, तो जैसे पीवी सिंधु के बारे में आप लोग जानते होंगे। पीवी सिंधु जी 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता। साइना नेहवाल, इसके अलावा उभरते हुए स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, इन सभी का संबंध बैडमिंटन से है। अगला सवाल है दोस्तों कि शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? श्री राम को, देवभूषण को, AK सिकरी को या लक्ष्मी सिंह को? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, AK सिकरी साहब को शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 23 जनवरी को, 24 जनवरी को या 25 जनवरी को? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी को हर वर्ष उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 1950 को ही 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसलिए हर वर्ष उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। बात अगर साथियों मैं उत्तर प्रदेश की करूं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल साहिबा। आनंदीबेन पटेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। ये प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं, ये राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 25 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, आप सभी लोग जानते होंगे। अब सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें भी आपको यहीं मिलेगी, विधानसभा में सर्वाधिक सीटें भी आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगी, और इसके अलावा राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें भी उत्तर प्रदेश में है। तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। और आपको पता है कि 2026 तक सीटों का आवंटन नहीं होगा। प्रशिमन आयोग 2026 के बाद पुनः सीटों को जनसंख्या के आधार पर आवंटित करेगा। इसीलिए नई संसद का निर्माण किया गया है, ताकि लोकसभा राज्यसभा में सीटों की संख्या कम न पड़े। और उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों है वो है लखनऊ। लखनऊ की स्थापना 1775 में मोहम्मद आशफदौला ने की थी, जो लखनऊ के नवाब थे। तो लखनऊ के नवाब के द्वारा 1775 में लखनऊ की स्थापना की गई। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, जहां गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। लखनऊ में आपको मिलेगा बड़ा इमाम बाड़ा, जो भी मोहम्मद आशफदौला शाह के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा लखनऊ में मिलेगा आपको जनेश्वर मिश्रा पार्क, अंबेडकर पार्क मिलेगा, जो मायावती जी के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपको 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेगी, यानी विश्व विरासत स्थल मिलेंगे। टोटल विश्व विरासत स्थल भारत में कितने हैं? उनकी संख्या है 40। इन 40 में आपको पता है कि 7 जो है वो प्राकृतिक हैं, 32 जो है वो कल्चरल हैं, 1 जो है वो मिश्रित है। यानी टोटल विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के भारत में कितने हैं? 40। 7 नेचुरल हैं, 32 कल्चरल हैं, 1 मिश्रित है। जो मिश्रित है दोस्तों वो है कंचनजंगा, जिसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था यूनेस्को का, और ये पड़ता है सिक्किम में। कंचनजंगा आपको पता होगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, K2 गॉडविन आस्टन के बाद। और उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने कहा कि 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक तो है ताजमहल। ताजमहल के बारे में आप लोग जानते होंगे, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जिसे शाहजहां ने 1632 से निर्माण कराना स्टार्ट किया था और 1653 तक निर्माण कराया अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में। इसके अलावा दूसरा जो उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो दोस्तों है आगरा का किला। आगरा का किला एक विशाल भव्य, एक तरीके से कह सकते हो महल, जो 94 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 एकड़ भूमि में 5 बीघा होता है, और 94 एकड़ भूमि में बसा हुआ है आगरा का किला, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया। और अकबर के द्वारा बनवाने में 1565 से लेके
1573 का तक का समय लगा, यानी 1565 में अकबर ने आगरा किला को बनवाना स्टार्ट किया था और 1573 में बनके तैयार हुआ। 94 एकड़ में फैला हुआ है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और तीसरा जो उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, ये सब जानते होंगे। फतेहपुर सीकरी अपने आप में एक महान दृश्य, एक ऐसा वास्तुकला जो अपने आप में विस्मरणीय रहेगा, क्योंकि अकबर ने इसे अपनी ज़िंदगी का सब कुछ लगा दिया था बनवाने में, और वास्तव में इतना अद्भुत बना हुआ फतेहपुर सीकरी, जाके देखिएगा कभी आप। और एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी जो है ये किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो चिश्ती सलीम अली के दरबार, जो चिश्ती सलीम अली थे, एक सूफी संत थे, आपको पता होगा, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित चिश्ती सलीम अली की स्मृति में, उनके सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क की अगर बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे हम दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहले टाइगर रिजर्व थे 3, एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व था और दूसरा था पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और इसके अलावा एक और था दोस्तों जिसको हम अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जानते थे। तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व पहले से था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहले से था, और इसके अलावा दुधवा नेशनल जो पार्क है वो भी टाइगर रिजर्व पहले से था। अब एक और टाइगर रिजर्व बन गया है जिसे हम रानी पुरवा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। रानी पुरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये एक टाइगर रिजर्व है और ये चौथा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का बन गया है। और टोटल टाइगर रिजर्व अब भारत में हो गए हैं 54, क्योंकि इससे पहले 53 थे, ये 54वां बन हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और इस वर्ष की जो थीम है साथियों वो है लड़कियों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। 10वां और अंतिम सवाल है साथियों कि किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में सिटी कार्ड के साथ समझौता समाप्त कर दिया है? अमेजॉन, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम। विजय शेखर शर्मा वाला पेटीएम, जिसकी स्थापना 2010 में की थी, जिसका मुख्यालय आपको नोएडा उत्तर प्रदेश में मिलेगा, इन्होंने सिटी बैंक के साथ समझौता समाप्त कर दिया है। तो जितने पेटीएम सिटी कार्ड थे वो समाप्त हो जाएंगे ऑटोमेटिक 30 जनवरी को, इसे आप याद रख लीजिएगा। और सिटी बैंक जो है एक विदेशी बैंक है, अमेरिकन बैंक है, जिसके साथ समझौता समाप्त कर दिया है पेटीएम ने। अब ये अगला समझौता करेगा HDFC के साथ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी के साथ। तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल साथियों। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCAS इंस्टीट्यूट को।